हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी केव के अंदर गया था। जैसे ही वो उस रूम में पहुंचा, उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो पूरा रूम वांगजी की पेंटिंग से भरा हुआ था। जो भी पल उन्होंने क्लाउड रेसेस में बिताए हुए थे, विहिंग ने उन सभी को अपनी पेंटिंग्स में कैद कर लिया था। वहाँ लगभग 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स थी, जिसे देखकर वांगजी को रियलाइज़ हुआ कि इन 3 सालों में विहिंग ने भी उसे बहुत याद किया था। वांगजी पेंटिंग्स को ही देख रहा था, तभी पीछे से विहिंग कहता है, लंजा। वांगजी को वहां देखकर विहिंग शॉक में था। विहिंग को देखते ही वांगजी ने जल्दी उसे हग कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विहिंग धीरे से हग को ब्रेक करता है। विहिंग कुछ कहता इससे पहले ही वांगजी ने उसके लिप्स को ब्लॉक कर लिया था, क्योंकि वो जानता था विहिंग उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वांगजी उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। उस किस में लव था, इमोशन थे, वो सारा पेन था जो वांगजी ने उसके बिना सहा था। अब वो किस धीरे धीरे हॉट होने लगा था। वांगजी ने विहिंग को एक भी वर्ड बोलने का मौका नहीं दिया। वो किस उनकी लव मेकिंग के बाद ही ब्रेक हुआ था। अब वो बेड में लेटे हुए थे। तभी विहिंग शिकायत करते हुए कहता है, लंजा, तुम एक बीस्ट हो। ये सुनकर वांगजी गिगल करने लगा। अब कुछ देर तक वो दोनों साइलेंट थे। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। विहिंग वांगजी के पाम में अपने फिंगर से सर्कल बना रहा था और वांगजी की आंखें बंद थी। अब विहिंग कहता है, लंजा, प्यार भी अजीब होता है ना। मैंने तुमसे नफरत करने की बहुत कोशिश करी, पर मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। जो फीलिंग मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, वो मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। अब विहिंग वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी ने उसकी नेक को पकड़ा और किस को ज़्यादा डीप कर दिया। तभी बाहर से वैनचिंग की आवाज़ आती है। विहिंग ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया था और वांगजी स्माइल कर रहा था। जब वो बाहर गए, वैनकिंग केव के बाहर खड़ी थी। वो घबराई हुई थी। तभी विहिंग उससे पूछता है, सब ठीक है ना। वैनकिंग ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो उन्हें हॉल में लेके आई थी, जहाँ पर फ्लोर में एक पपेट की बॉडी पड़ी हुई थी। विहिंग उसे अच्छे से एग्जामिन करने के बाद कहता है, ये मेरा बनाया हुआ पपेट नहीं है। जो पपेट मैं बनाता हूँ उनमें डार्क एनर्जी होती है, पर इसमें डार्क एनर्जी नहीं है। अब वैनचिंग उससे कहती है, इसका मतलब। तभी विहिंग कहता है, मैं सूबियान की मदद से जो पपेट्स बनाता हूँ उनमें डार्क एनर्जी होती है और इसमें कोई भी डार्क एनर्जी नहीं है। इसका मतलब है इसे उस तलवार से बनाया गया है जो क्लाउड रेसेस में थी। ये सुनकर वांगजी उनसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास वो तलवार नहीं है। विहिंग बिना आंसर किए जल्दी में वहां से चला गया था। तभी वैनचिंग कहती है, मेरे साथ आइए हंगुनजुन। वो उसे मीटिंग रूम में लेके आई थी।
वो वांग जी को बैठने के लिए कहती है। अब वांग जी उससे कहता है, क्या आपके पास सच में वो तलवार नहीं है? वैन किंग अपना सर नहीं में हिलाती है। अब वो कहती है, दरअसल हमारे पहुंचने से पहले ही वो तलवार क्लाउड रेसेस से चोरी हो चुकी थी। अब वैन किंग वांग जी के सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। उसने अपना सर झुकाया हुआ था। वांग जी उसका ऐसा बिहेवियर देखकर शॉक हो गया था। वो जल्दी कहता है, आप ये क्या कर रही हैं? वैन किंग ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए हंगुनजुन, मेरी वजह से आपको और विहिंग को सफ़र करना पड़ा, पर यकीन मानिए वो सिर्फ आपसे प्यार करता है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वांग जी कन्फ्यूज था। तभी वैन किंग कहती है, दरअसल जब हम क्लाउड रेसेस से बिना तलवार के लौटे थे, यहाँ राजा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और बिना तलवार के हम उन्हें नहीं बचा पाए। उनकी मौत के बाद ईलिंग को राजा की ज़रूरत थी। मैं राजा के थ्रोन में नहीं बैठ सकती, इसलिए ईलिंग में एक बैटल रखी गई। जो भी उस बैटल में जीतता, मुझे उससे शादी करनी पड़ती। उस बैटल में साउ सिचेन जीता था, वो इंसान जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। वो हमारी सेना का जर्नल था। उसकी गंदी नीयत हमेशा मुझ पर थी। जब ये बात पिताजी को पता चली, उन्होंने उसे मरने के लिए तय खाने में डाल दिया था, पर वो वहाँ से भाग निकला। वो मेरे लिए एक नाइटमेयर की तरह था। वो बचपन में मुझे अब्यूज़ करने की कोशिश करता था। उसके गंदे हाथ जब मुझे छूते थे, मुझे अपने आप से घिन आती थी। जैसे ही उसे पता चला ईलिंग के राजा अब नहीं रहे, वो वापस आ गया। बैटल में जितने भी योद्धाओं ने भाग लिया था, उसने उन सभी को मार दिया। उस पल में मैं बहुत डर गई थी। विहिंग तब जख्मी था। सिचेन की तलवार से दिया हुआ घाव उस टाइम पर नहीं भरा था, लेकिन मुझे परेशान देखकर उसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और बैटलफील्ड में उतर गया। उसने साउ सिचेन को मार दिया था और वो बैटल जीत गया। अब वो ईलिंग का राजा था और मेरा होने वाला हस्बैंड। हमें मजबूरी में मैरिज करनी पड़ी थी। उसने मुझे कभी नहीं छुआ। हमारी वेडिंग नाइट के दिन उसने खुद को केव में बंद कर लिया था। वो पूरी रात रोता रहा क्योंकि उसे गिल्ट था कि उसने आपको धोखा दिया है। लगभग 3 दिन बाद वो केव से बाहर आया था। तभी हमें पता चला कि एम्परर और हुआन ने कुछ क्लैन के साथ मिलकर यूनमैक पर हमला कर दिया है। हमारे वहां पहुंचने तक उसने सभी को मार दिया था। तालाबों के किनारे लोगों की लाशें पड़ी थी। उस दिन विहिंग टूट गया था। एक पल में उसने अपना सब कुछ खो दिया। वो उस पल सिर्फ आपके साथ होना चाहता था, लेकिन आप नहीं थे। हमारे साथ यूनमैक से विहिंग नहीं, ईलिंग पैट्रियार्क लौटा था, जिसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी। उस दिन से मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो बस अपना बदला लेना चाहता था। आप जानते हैं, उसने डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना था। उसने 6 महीने तक
खुद को एक केव में बंद कर लिया था। 6 महीने बाद जब वो बाहर आया, उसने इमोर्टिलिटी हासिल कर ली थी। वो पूरी तरह से ईलिंग पैट्रियार्क बन चुका था। लेकिन किंगे में फिर से आपसे मिलने के बाद वो डर गया था। उसे लगा अगर वो आपको अपने नज़दीक आने देगा तो वो फिर से आपको खो देगा। अब वेंचिंग कहती है, जब मैंने विहिंग को बताया था कि आप और लैन हुआन मैरिज कर रहे हैं, उस टाइम पर उसका चेहरा देखने लायक था। आप सोच भी नहीं सकते वो आपके लिए कितना तड़पा है। इतना कहकर वो वांगजी की तरफ देखती है। वांगजी अभी भी कंफ्यूज लग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी काफ़ी सारे सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल तो ये था, अगर उनके बीच में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है तो वेंचिंग प्रेग्नेंट कैसे है। तभी वेंचिंग अपनी बेली की ओर देखती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनने के बाद फाइनली वांगजी को रिलीफ मिला था। उसके लिप्स के कॉर्नर में एक स्माइल आ गई थी। तभी वेंचिंग कहती है, एक्चुअली ये सब उस बास्टर्ड विहिंग की वजह से हुआ है। उसने आपको जेलस करवाने के लिए मेरी फेक प्रेगनेंसी की अफवाह फैला दी, जिससे आपको लगे कि वो आपके बिना बहुत खुश है। वांगजी को इस टाइम पर विहिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विहिंग ने सच में उसे जेलस फील करवाया था। इवन वांगजी को तो नाइटमेयर्स भी आने लगे थे, जिसमें वो विहिंग और वैनकिंग को हैप्पीली साथ में देखता था एंड विहिंग के हाथ में एक बेबी होता था। तभी वैनकिंग कहती है, हंगुनजुन आप कहाँ खो गए। वैनकिंग की आवाज़ सुनकर वांगजी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और अपना गला साफ करते हुए कहता है, अगर तलवार आपके पास नहीं है तो वो कहाँ है। ये क्वेश्चन सुनकर वेंचिंग थोड़ा सीरियस हो गई थी। अब वो कहती है, हमें लगा था तलवार एम्परर के पास है, पर उसके पास हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मरने से पहले उसने हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वांगजी डेस्परेटली उससे पूछता है, क्या। अब वैनकिंग एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हंगुनजुन आपने कभी सोचा है लैन हुआन आपसे मैरिज क्यों करना चाहता है। वांगजी कंफ्यूज था। तभी वैनकिंग कहती है, आपको याद है आज से कुछ साल पहले लैन क्लैन पर प्रेतों का हमला हुआ था। तब लैन हुआन ने आप लोगों की मदद करी थी। वांगजी साइलेंटली नोट करता है। अब वैनकिंग कहती है, लैन हुआन ने उस मौके का फ़ायदा उठाकर उस टाइम पर तलवार चोरी कर ली थी और उसकी जगह पर अपनी पावर से एक फेक तलवार बनाकर रख दी। जैसे उसे पता चला कि प्रेत क्लाउड रेसेस तलवार चुराने आ चुके हैं, उसने उस फेक तलवार को वहाँ से हटा दिया और सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया। तभी वांगजी कहता है, ये सब आपको कैसे पता। वैनकिंग ने एक स्माइल करी। तभी वहाँ पर विहिंग भी आ गया था। वो हाँप रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मैराथन दौड़कर आया हो। अब वो गुस्से में वैनकिंग से कहता है, तुम लंजा को यहाँ क्यों लाई हो। वैनकिंग उसके सर में एक जोर से स्लैप मारती है और कहती है, पहले ये बताओ तुम कहाँ से आए हो। विहिंग उनसे कहता है
कि वो ईलिंग में लगाए हुए सिक्योरिटी बैनर को चेक करने गया था। कुछ टाइम बाद वैनकिंग वहाँ से चली गई थी। अब वो दोनों रूम में अकेले थे। वांगजी ने विहिंग को हक कर लिया। अब वांगजी उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी विहिंग,